हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक या दो नंबर के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो के बाद एक या दो नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो आप लोग गलत नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों ने जिस किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा पहले जाकर के सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भाई पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि भाई ये एक रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स के बीच में, जहां पर वो लोग मिलकर के एक बिजनेस को कैरी करते हैं, यानी कि एक बिजनेस को रन करते हैं और साथ में एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को यहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस रिलेशन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ दो तीन चीजें हम लोगों ने बात करी। सबसे पहली चीज हम लोगों ने यहाँ बात करी कि भाई टू और मोर पर्संस का एसोसिएशन, ठीक है। ध्यान रखना, जब कभी भी ध्यान रखना एक अकेला बंदा हो तो वो एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाता, तो वो उस केस में वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि जहां एक सिंगल ओनर यहां पर बिजनेस को रन कर रहा हो। लेकिन जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वो मे बी एक पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। दूसरी चीज हम लोगों ने यहां बात करी कि भाई वो मिलकर के एक बिजनेस को कैरी कर रहे हो। कैरी करने का मतलब है कि एक बिजनेस को यहां पर रन कर रहे हो और साथ में एक एग्रीड रेशियो में यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब एग्रीड रेशियो का मतलब है कि भाई एक ऐसा रेशियो जहां पर वो लोग मिलकर के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक रेशियो डिसाइड कर लें कि भाई हम इतने इतने रेशियो से प्रॉफिट को बांटेंगे, तो उस रेशियो को एक एग्रीड रेशियो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि भाई मैं पार्टनर हूं और आप पार्टनर हो, हम दोनों ने मिलकर के बिजनेस में पैसा लगाया कि जैसे मैंने 5 लाख लगाए और आपने भी 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो हम लोगों ने बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट किया। तो हम लोगों ने आगे फ्यूचर के लिए सोचा कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग हाफ हाफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि हम लोगों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, 1:1 का होगा। तो यही टर्म जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, एक एग्रीड रेशियो, यानी कि एक ऐसा रेशियो जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक रेशियो डिसाइड किया जाता है, तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एग्रीड रेशियो बोलते हैं। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, एक बार रिपीट करते हैं, एक रिलेशन होता है बिटवीन द टू और मोर पर्संस के बीच में, जहां पर वो लोग मिलकर के एक बिजनेस को कैरी करते हैं और साथ में उससे होने वाले प्रॉफिट को एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई यहाँ लॉस हुआ तो क्या होगा। तो प्रॉफिट जो होता है बेसिकली प्रॉफिट वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और एक नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। यदि पॉजिटिव वे में हुआ तो बेसिकली प्रॉफिट है और यदि नेगेटिव वे में हुआ तो वो बेसिकली क्या होता है, लॉस होता है। इसी वजह से यहाँ पर डेफिनेशन में लॉस वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। तो पहली चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है, और पार्टनरशिप की जो मेन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इस एक्ट के अंडर में पार्टनरशिप की मेन डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द टू और मोर पर्संस, जहां पर पार्टनर्स एक बिजनेस को कैरी करते हैं और साथ में कैरी करने के साथ साथ उनसे होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली पार्टनरशिप बोलते हैं। और ये डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों के अब बढ़ गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये 1-1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन जनरेट करके यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी चीज पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स या फिर एलिमेंट्स। देखिए बहुत सारी बुक्स में यहाँ फीचर्स के नाम से लिखा रहता है कि भाई एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप।
या फिर बहुत जगह लिखा भी होता है कि भाई इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो बच्चे क्या करते हैं कि भाई बुक में उन लोगों ने देखा कि भाई फ्यूचर्स हैं और क्वेश्चन में पेपर में आ गया कि भाई एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एलिमेंट्स कौन से हैं, ये तो हमने पढ़े ही नहीं। तो बेसिकली जो फीचर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर आता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जैसा अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि भाई ये एक एसोसिएशन होता है 2 और मोर पर्सन का, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन से यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिजनेस को कैरी किया जाता है, राइट। दूसरी चीज आती है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, चाहे तो फिर वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट ध्यान रखना, ओरली भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई मिलकर के हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक बिजनेस को रन करेंगे, राइट। तो भाई वो ओरली भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं और साथ में रिटर्न भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है, क्लियर। तीसरी चीज आती है बिजनेस कैसा होना चाहिए, एक लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब ऐसा बिजनेस ना हो कि भाई जहां पर चोरी डकैती ऐसी चीजों का बिजनेस हो। जैसे मान के चलिए कि 2 बंदे हैं और उन लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई किसी घर में चोरी करते हैं। भाई चोरी करने की मत सोचना आप लोग भी, ठीक है। तो भाई वो चीज यदि इनकेस वहां चोरी कर रहे हैं और चोरी करने के बाद वहां से जो भी पैसा आता है वो जैसे भी उन्होंने एग्री रेशियो करा और उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी, बिल्कुल नहीं कहलाएगी। क्योंकि इन केस यदि वहां पर एक पर्सन धोखा देता है तो वो दूसरा पर्सन जो है वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। तो बेसिकली क्या वो पार्टनरशिप है, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। यदि वो एक लीगल बिजनेस नहीं है तो उस केस में वो पार्टनरशिप भी नहीं माना जाएगा, क्लियर। चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब है मिलकर के वर्क करना। तो इसका मतलब है कि द बिजनेस मस्ट बी आइदर कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि जो बिजनेस है वो हो सकता है कि भाई वो सभी के सभी जो पार्टनर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं, मिलकर के उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम, या फिर हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल 2 पर्संस यहां पर मिलकर के यहां पर बिजनेस को रन करें। हो सकता है कि सारे पार्टनर्स वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग, चुनिंदे लोग, यानी कि एक लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो वो लोग मिलकर के बिजनेस को रन कर रहे हैं और एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि वो सभी के ऊपर लागू हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्लियर हुआ कि भाई म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि या तो भाई सभी लोग मिलकर के वर्क करें या इंडिविजुअली कोई लोग वर्क करें, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स, जैसे मान के चले बिजनेस में 5 पार्टनर्स हैं, तो 5 में से हो सकता है कि 2 लोग काम कर रहे हैं या 3 लोग काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे मिलकर के काम करें, लेकिन काम करने का जो रिजल्ट है वो सबको मिले। तो उस कंडीशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि मिलकर के वर्क करना। अब मिलकर के ये मत सोचना कि भाई सारे लोग मिलकर ही काम करेंगे तो ही वो पार्टनरशिप है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि भाई हो सकता है कि वो सारे भी मिलकर काम करें, और हो सकता है, पॉसिबल है कि वहां पर उनमें से 1 या 2 लोग ही काम करें। तो भाई उसी कंडीशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। ये 1 मार्क्स में आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई हम क्या करेंगे, कोई से भी 2 एलिमेंट लिख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। दूसरा लिख सकते हैं एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। नेक्स्ट बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, और लास्ट में आता है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। इट मींस द बिजनेस मस्ट बी आइदर कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्लियर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड पर। देखिए पार्टनरशिप डीड पर आने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोग मेरे को ये बताएं कि भाई पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो कितने होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। आगे आप लोगों को आंसर इस चीज का मिल ही जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और नीचे लिख करके कमेंट में डालें, और कमेंट में डालने के बाद मैं चेक करूंगा कि भाई आप लोग कितने लोग जानते हैं इस चीज को कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं कितने, क्लियर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जब हम लोग बात करते हैं
तो कंपनीज एक्ट 2013, क्या चीज? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना, यहां पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में लिखा गया था कि 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहां पर होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ मिसलेनियस रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर डिसाइड किया गया कि भाई 100 तो नहीं, लेकिन यहां पर कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। तो आंसर इज 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, तो भाई आंसर इज 50। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किस एक्ट में लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है, तो भाई आंसर क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा होगा, चलिए फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट होता है। कैसा? रिटन फॉर्म में। जैसे अभी हम लोगों ने यहां बात करी कि एक एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि एग्रीमेंट हमारा रिटन फॉर्म में होता है तो हम लोगों को यहाँ कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, और बेनिफिट कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई यदि इनकेस कोई सामने वाला पर्सन हमें धोखा दे तो हम लोगों के पास एटलीस्ट प्रूफ होता है कि भाई हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था, और उस एग्रीमेंट के तहत वहां पर हम लोग कोर्ट में ले जाकर के उसे केस फाइल कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है। क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट, और उस रिटन एग्रीमेंट में पार्टनरशिप की सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। तो उस एग्रीमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड की कैसी डिटेल्स? जैसे नेम ऑफ द पार्टनर्स हो सकता है, इसके अलावा फर्म का नेम हो सकता है, इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ उसका रेट हो सकता है, और XYZ बहुत सारी चीजें हैं जो इसके कंटेंट्स कहलाते हैं बेसिकली। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के अंडर में पार्टनरशिप की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो उस एग्रीमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब यहां क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाई आर पार्टनरशिप डीड इज एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है, और अब इस चीज का आंसर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज का आंसर दें। तो भाई सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो एसेंशियल मतलब जरूरी क्यों होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर क्या है कि भाई वो डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद करता है। अब डिस्प्यूट्स किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। यदि मान के चलिए कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उन पार्टनर्स के बीच में यदि इनकेस कैसे भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड की हेल्प से इजीली उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है, और कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरा पर्सन इजीली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है यदि इन केस उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में अगला कंसेप्ट आता है कि क्या होगा यदि इन केस पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर्स ने नहीं बनाई, और ना बनाने के बाद उनके बीच में यदि डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ इन केस यदि इन केस पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है और साइलेंट होती है, तो उस केस में भी यहाँ कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई उन केसेस में हमेशा ये रूल्स कुछ फॉलो करे जाते हैं। तो बेसिकली ये मेन 5 रूल्स हैं। तो उन 5 रूल्स को देखो हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या होगा यदि पार्टनरशिप डीड कैसे हो? साइलेंट हो या फिर एब्सेंट हो, यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, वो एक ओरली एग्रीमेंट पे पार्टनरशिप चल रही थी और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो यहाँ क्या वो मेन रूल्स हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली।
कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो कैसा होगा, इक्वली आपस में बांटा जाएगा, चाहे फिर कोई भी रेशियो माना जाए। अब देखिए एक एग्जांपल से हम लोग इजीली क्लियर करते हैं इस चीज को। मान के चलिए कि बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, राइट, ए, बी एंड सी, राइट। ए जो पार्टनर है, उस ए पार्टनर ने बिजनेस में 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे और बी ने क्या करा, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे और सी ने भी क्या करा, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे, राइट। अब इन तीनों ने इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया मिलकर कि अपना प्रॉफिट जो होगा वो क्या रखेंगे, वो 2:1:1 रखेंगे, जो कि उनकी कैपिटल थी। उस कैपिटल के अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन कंडीशन यहां क्या थी कि इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, यानी कि उन लोगों ने ओरली डिसाइड कर लिया कि भाई हम मिलकर के इतना पैसा लगा रहे हैं और लगाने के बाद उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1:1 में हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई सी के मन में कोई बात आती है, सी बोलता है यार कि भाई ए को ज्यादा पैसे कैसे मिल रहा है, तो भाई उस केस में वो क्या करेगा, सीधे सीधे कोर्ट में केस फाइल करेगा। अब कोर्ट में जब केस फाइल करी जाएगी तो उस केस में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा जाएगा कि आप लोगों ने एग्रीमेंट बनाया या नहीं बनाया। यदि एग्रीमेंट है तो भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर चला जाएगा। लेकिन यदि इन केस एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में ये 5 केसेस फॉलो होंगे। अब कैसे 5 केसेस हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे ए ने पैसे ज्यादा क्यों ना लगाए हों। क्लियर हुई बात। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो भी पैसा पार्टनर्स यहां पर इन्वेस्ट करते हैं एज अ कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए, तो उस पैसे के ऊपर कंपनी यहां पर उन लोगों को क्या देती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पैसे को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी जनरली एग्रीमेंट में यहां पर डिसाइड करा जाता है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना। यदि इनकेस पहले से मिल रहा है और यहां पर कोई भी पार्टनर यदि केस फाइल करता है तो उस केस में वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। यदि कोई पार्टनर्स कोई भी ड्राइंग्स विड्रॉ करता है तो उस केस में भी उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, यदि इनकेस पार्टनरशिप डीड कैसी हो, एब्सेंट हो या फिर साइलेंट हो। क्लियर हुई बात। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू एनी पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। यदि कोई पार्टनर बिजनेस के लिए बाहर से मार्केट से यदि कोई लोन लेता है, राइट, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि भाई मैं किसी एक बिजनेस का पार्ट हूं, ठीक है, मैं एक पार्टनर हूं उस पर्टिकुलर बिजनेस में और मैं बाहर मार्केट से 1 लाख रुपए का लोन लेकर के उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, राइट। अब इन्वेस्ट तो कर देता हूं लेकिन मेरे को बाहर मार्केट में क्या है कि भाई 10% के रेट से यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। किस रेट से करना पड़ रहा है, 10% के रेट से, 10% पर एनम के रेट से, राइट। अब उस केस में मैं कंपनी से डिमांड कर रहा हूं कि भाई एटलीस्ट आप मेरे को इंटरेस्ट तो दे दो पूरा का पूरा, तो कंपनी उस केस में केवल कितना देगी मेरे को, 6% पर एनम के रेट से मेरे को इंटरेस्ट पे करेगी, ना कि 10% के रेट से। अब चाहे वो मार्केट रेट मेरा 10% हो, चाहे 12% हो, चाहे 15% हो, कंपनी मेरे को केवल और केवल कितना देगी, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, देयर इज नो रेम्यूनरेशन पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब है बेसिकली सैलरी से, कमीशन से, यानी कि वो सारा पैसा जो किसी भी पार्टनर को काम करने के बदले में मिल रहा है, चाहे फिर वो सैलरी हो सकती है, चाहे फिर वो कमीशन हो सकता है, कि भाई ये सारी चीजें उन लोगों को नहीं दी जाएंगी यदि पार्टनरशिप डीड यहाँ एब्सेंट या फिर साइलेंट होती है। चलो, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। गाइज हम लोग एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहले मान के चलिए कि भाई यहाँ पर हम लोग 3 पार्टनर्स लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि इन्हीं 3 पार्टनर्स को यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ ले लेते हैं कि भाई तीनों पार्टनर्स ने यहाँ पर क्या करा है कि 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए की यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट
करी। अब इन्वेस्ट करने के बाद लेकिन इन लोगों ने क्या करा है कि कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अब कोई भी एग्रीमेंट साइन करे बगैर अब होता क्या है कि इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। कंडीशन नंबर वन सी बोलता है कि भाई मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट इक्वली चाहिए, जबकि जिस चीज के लिए भाई बी भी एग्री हो जाता है लेकिन ए एग्री नहीं होता, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आंसर क्या होगा इनका, प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या पुटअप हो सकता है कि भाई मान के चलिए कि भाई ए जो पर्सन है उसने ज्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी, तो इस वजह से वो डिमांड कर रहा है कि भाई उसे साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, जबकि बी और सी इस चीज से एग्री नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो आंसर क्या होगा इसका, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू एनी पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर यह है कि भाई बी जो है बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट करता है कंपेयर टू ए एंड सी, तो वो डिमांड कर रहा है कि भाई उसे यहां पर एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए 5000 पर मंथ के हिसाब से। तो क्या उस केस में उस पार्टनर को सैलरी देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करी गई, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया। तो पॉइंट यहां पर कौन सा फॉलो हो रहा है, देयर इज नो रेम्यूनरेशन पेड टू एनी पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए कि भाई सी जो है, सी जो थर्ड पार्टनर है हमारा, उसने बिजनेस के लिए यहां पर 1 लाख रुपीस का लोन लिया, जो कि मार्केट रेट 10% पर एनम के रेट से उसने लोन लिया है, जिसके बदले में वो चाह रहा है कि भाई वो कंपनी से वो 10% का इंटरेस्ट गेन करे। लेकिन क्या होगा, यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो क्या उसे इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? देंगे, लेकिन वो किस रेट से पे करेंगे, केवल 6% पर एनम के रेट से, ना कि 10% के रेट से। क्लियर हुआ। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और इन सभी क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम्स में फंसते हैं, तो आप लोग उम्मीद है इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जिससे ये सारे कंसेप्ट आपके इतने अच्छे हो जाएं कि भाई आप लोगों का 1 या 2 नंबर जो भी हैं वो कैसे भी मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी पार्टनरशिप की बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इसीलिए आप लोग देखते रहें एएस क्लासेस और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।